हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स में आप ध्यान रखेंगे देयर आर ओनली 6 फिजिकल क्वांटिटी। इफ आप टाइम को इंक्लूड कर दो तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। ओके, तो इन फिजिकल क्वांटिटी को मैं स्टार्टिंग में पहले एक्सप्लेन करूंगा। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी? पोजीशन वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, एक्सेलेरेशन होगा। इन सब को हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं काइनेमेटिक्स में, और एक बार ये समझ में आ गई तो फिर हम लोग उसको सब कैटेगरी में पढ़ने की कोशिश करते हैं थ्रू काइनेमेटिक्स इन 1D, काइनेमेटिक्स इन 2D, और आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके काइनेमेटिक्स इन 3D भी पढ़ सकते हो। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, तो काइनेमेटिक्स में आप ध्यान रखेंगे या फिजिक्स पढ़ने वक्त ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्लासिकल फिजिक्स होती है हमारे ये सिलेबस में। जो मैकेनिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, ये बहुत ओल्ड फिजिक्स है। हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो जब भी कोई चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ओके, उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है। ओके, जैसे पोजीशन वेल डिफाइंड होगा, डिस्टेंस वेल डिफाइंड है, डिस्प्लेसमेंट वेल डिफाइंड है, राइट? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो जब भी मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, उसको आराम से, प्यार से समझते हुए आपको उसको देखना है। ओके, और उसको ब्रेन में लगातार फीड करना है, और एक बार फीड हो गया तो फिर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के थ्रू और उसको एनरिच कर सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, हर एक चीज़ को ध्यान से सीखते जाना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे काइनेमेटिक्स में ही टेंशन ले लेते हैं और फिर उनका गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, और वो एंड तक गड़बड़ होता रहता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? अच्छा, कुछ नोट्स हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आपको हमेशा नोट्स बनाते जाना है। ओके, जो भी लेक्चर होगी उसके एक अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए, ताकि रिवीजन के समय वो आपको काम में आएगा। एज इफ नहीं कि पूरा पूरा लिख लिया, आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरी बात, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बार बार आप इस जो भी चीज़ पढ़ते हैं, नई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आज आपने ये वीडियो को देखा तो शाम में इसको रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट डे और रिवाइज कीजिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और इन सारी चीज़ों को करते करते, ये रिवीजन करते करते आपकी ये जो सारी जो चीज़ें आप सीखेंगे, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और इसको कहते हैं नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में जाना। उसके बाद आपका हिप्पोकैम्पस, मतलब हिप्पोकैम्पस में जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, उसको फोड़ भी दिया जाएगा तो भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिवीजन एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थर्ड थिंग इज, during the lectures of the physics I will discuss the SCV problems. Okay, SCV पूरे इंडिया में हर एक बच्चे SCV तो लगाते ही है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते ही है, तो मैं उसको अपनी तरफ से हमेशा डिस्कस करूंगा, ताकि उस डिस्कशन के थ्रू आपकी क्लैरिटी और अच्छी आ जाए। और ड्यूरिंग लेक्चर में तो जितनी भी अच्छी बुक्स आती हैं या जितने भी कोचिंग मटेरियल्स होते हैं, उसके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मैं वो थ्योरी के साथ साथ जो सॉल्व एग्जाम्पल में वो लेता जाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और एससीवी को मैं बिल्कुल एंड में जाके उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो जेई में आए हुए हैं और सिर्फ काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, राइट? क्योंकि आईआईटी में खासकर बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर के मर्ज करके भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इंडिविजुअल जो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे उसको मैं चैप्टर वाइज आगे करता जाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। एंड थर्ड थिंग, एनसीईआरटी भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अभी जेई का पैटर्न और नीट का पैटर्न बिल्कुल एनसीईआरटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उसकी डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी होती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे स्टूडेंट बुक रीडिंग कम कर रहे हैं। ओके, तो आपको बुक, कोई भी एक बुक ले लीजिए, आप जो भी आपकी मर्जी हो, यूनिवर्सिटी फिजिक्स ले लीजिए, एससी वर्मा ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, रेलेवेंट चैप्टर की उसकी रीडिंग जरूर करते रहिए। ओके, चलो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर से। लेट्स स्टार्ट विद द पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है पोजीशन वेक्टर। सपोज मेरा एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड लाइक दिस। ओके, दिस इज माय जेड एक्सिस। सपोज किसी भी जगह पे एक पॉइंट P है। ओके, पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर बतानी है। ओके, इस पॉइंट P की क्या बतानी है? पोजीशन वेक्टर बतानी है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग? जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है उससे उस पॉइंट P का मिला लेते हैं हम लोग।
उससे हम लोग पॉइंट पी को मिला लेते हैं। ओके, एंड ऑरिजिन से देखो, ध्यान से समझो, ऑरिजिन से लेके उस पॉइंट पी को मिला लेते हैं और ये हो जाती है हमारी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओके, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओके, डन। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए इस पॉइंट की मैंने कोऑर्डिनेट मैंने लिख दी है x, y, z। इसकी कोऑर्डिनेट लिख दी मैंने, इस पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट लिख दी है x, y, z। तो आप पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। वेरी सिंपल है ना। मान लो ऐसे लिखा जाए, किसी पॉइंट P की कोऑर्डिनेट दी हुई है 2, 3, 4, तो आप लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, लाइक दिस। ओके ओके, तो हम लोग इस पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में भी लिख दिया। अब पोजीशन वेक्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि मान लो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो आगे हम लोगों को समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने ऐसे कहा कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये पॉइंट P है मेरा, इसकी कोऑर्डिनेट मान लो 2, 3, 4 मैंने लिख दिया ऐसा। ये मान लो ये xy प्लेन में ही है, 2, 3 लिख दिया। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए। इसका मतलब क्या होता है, 2, 3 का मतलब क्या होता है कि यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गए 2, ओके, और ये हो गया हमारा 3, राइट। 2, 3 का मतलब ये होता है, राइट। मान लो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस का कि नहीं, ये मैं ना लेके मैंने कोऑर्डिनेट को चेंज कर लिया या ट्रांसलेट कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, इसे x एक्सिस बोला, इसे y एक्सिस बोला, अब ऑरिजिन यहां हो गया। दिस इज नाउ माय ऑरिजिन। ओके, तो अब मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता, दिस विल बी पोजीशन वेक्टर। क्या मेरा x कोऑर्डिनेट अभी 2 रहेगा या 2 से ज्यादा हो जाएगा? 2 से ज्यादा हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए इस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, राइट, है ना। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगे, सेम ही पॉइंट की पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन origin and choice of coordinate system. Okay, position vector depends on what? Choice of coordinate system. आपको पोजीशन वेक्टर में सिर्फ इतना ही जानना है अभी। ओके, और धीरे धीरे देखेंगे देयर आर 6 फिजिकल क्वांटिटीज विच विल बी कमिंग इन काइनेमेटिक्स। अब 6 को आपने बेस से जान लिया, अंदर से उसके सोल को जान लिया, फिर आप बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर में किसी भी पॉइंट की एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दी हो तो आप उसकी पोजीशन वेक्टर लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। एंड दूसरी बात, पोजीशन वेक्टर जो होता है या किसी भी पॉइंट की या पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करती है। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस से आप उसी सेम पॉइंट की पोजीशन वेक्टर अलग अलग हो सकती है। ओके, तो ये वो हमारा पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, पहला मैंने डिस्प्लेसमेंट में ब्रैकेट में इसका सिंबल लिख दिया s, उसके ऊपर एरो लिख दिया। इसका मीनिंग ही आप क्या समझ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी एंड डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो मान लीजिए यहां पे हम लोग आते हैं, कोई पार्टिकल है पॉइंट 1 से इस टेढ़े मेरे पाथ पे चलता हुआ पॉइंट 2 पे पहुंचा। ओके, पॉइंट 1 से चलता हुआ 2 पे पहुंचा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मुझे लिखना हो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा पाथ क्या होगा? ऑब्वियसली द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगी हमारी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ओके, और इसे मैं कह दूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके,
जब कोई पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ओके इस टेढ़े मेढ़े पाथ से गया तो मुझे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, और आपको करना क्या है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में आपको एक स्ट्रेट एरो ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, इस एरो का लेंथ क्या होगा, जो भी ये लेंथ हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की लेंथ हो जाएगी, उसी को मैंने लिख दिया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछेगी तो क्या बोलोगे, अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज from initial to final position along the straight line joining initial and final position. Okay, बहुत सिंपल है ना, डायरेक्शन समझ में आया, इस एरो के along इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, जो भी इस एरो की लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, चलिए बढ़िए, अब मैग्नीट्यूड भी निकल गई, डायरेक्शन भी निकल गई। अब देखोगे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करना हो तो बुक वाले लिखते हैं R2 माइनस R1 मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, चेंज, राइट। तो कैन आई राइट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन वेक्टर और जस्ट पोजीशन। What is displacement? Displacement in change in position vector. What do you mean by change? Final position minus initial position. यह हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं। देखो पॉइंट 1 इनिशियल पोजीशन है, तो पॉइंट 1 की पोजीशन लिखनी होगी तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 की तरफ एरो ड्रॉ कर लेना चाहिए, और ये हो जाता मेरा R1, ओके, इनिशियल पोजीशन, राइट। 2 फाइनल पोजीशन है, फाइनल पॉइंट है, इसकी पोजीशन वेक्टर मुझे ड्रॉ करनी हो तो क्या करना होगा, ऑरिजिन से पॉइंट 2 की तरफ एरो ड्रॉ कर लेना होगा, और मैं इसे कहूंगा R2। ओके, क्लियर है आपको। इफ आपको ट्राइंगल रूल याद है वेक्टर का, तो ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग आप इस ट्राइंगल को देखिए, सब एरो ड्रॉ किया गया है, आप इन तीनों वेक्टर में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट वेक्टर मैं लेता हूं, याद कीजिए ट्राइंगल लॉ में फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड का टेल होता था। देखो एस वेक्टर का टेल R1 के हेड पे है, राइट, एंड रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होता था वो फर्स्ट वेक्टर से चल के फाइनल वेक्टर के हेड पे होता था। इसका मतलब इस ट्राइंगल पे मैं ट्राइंगल रूल लगाऊं तो मैं कह सकता हूं R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इज R2 वेक्टर। मैं क्या कह सकता हूं, R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। Isn't it? From here we can say that S vector is R2 minus R1 vector. Yes? Okay? हमने ज्योमेट्री से भी निकाल के देख ली, और आगे चल के ये याद ही रखेंगे कि what is displacement vector? It is change in position vector means final position vector minus initial position vector. Okay? चलिए ये देखो R2 है, ये R1 है। लेट मैंने कह दिया कि इनके बीच का एंगल थीटा है, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब मैंने पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो आपको याद ही होगा कि दो वेक्टर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके, तो उसकी रिजल्टेंट क्या लिखते हैं हम लोग, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो यहां पे पहला वेक्टर मान लो ये है, तो मैं लिख दिया R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स R2 R1 cos theta, where R2 is what, magnitude of position vector, R1 is what, magnitude of position vector, initial position vector, and what is theta? Theta is angle between initial R1 and R2. What is theta? Angle between initial position and final position. तो आप देखेंगे कभी कभी आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए इसी डायग्राम में देखिए, इस पॉइंट 1 जो इनिशियल पोजीशन है उसकी कोऑर्डिनेट मैंने लिखे x1 y1 z1। तो आप अभी जो सीखा हम लोगों ने, तो R1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, वेरी सिंपल। अकॉर्डिंगली सेकेंड वेक्टर की कोऑर्डिनेट आपको लिखी हुई है x2 y2 z2, तो आप R2 को क्या लिख सकते हैं, आप R2 को लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, राइट। एंड हम लोग जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो होता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, R2 माइनस R1। तो मैं इधर R2 माइनस R1 करूंगा तो देखो x2
माइनस x1 आई कैप लिख सकता हूं मैं, यस, x2 माइनस x1 आई कैप, अकॉर्डिंगली y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. ओके, आई कैन राइट दिस ऑल्सो. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. मुझे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है उसकी कोऑर्डिनेट गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये तरीका हो सकता है, राइट. एंड वन मोर पॉइंट, इफ एनी वेक्टर इज गिवन इन ijk फॉर्म, इफ एनी वेक्टर इज गिवन इन ijk फॉर्म, क्या हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं? यस, हम लोग जानते हैं. याद करो, ए वेक्टर इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. तो उस केस में ए की मैग्नीट्यूड क्या होती थी? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. उसी को मैं यहां पे अप्लाई करूं तो मैं ऊपर का हटा देता हूं. ओके, जैसे हम लोग, मैं लिख ही देता हूं आपको. मैं लिखता था इफ वेक्टर a इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसा है तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे आप? अंडर रूट आई कैप का जो भी कोएफिशिएंट है उसको लिख देते थे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख देते थे. अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लिखनी हो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? x2 माइनस, देखो आई कैप का कोएफिशिएंट ये है तो आप लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का ये भी फॉर्मूला हमारा हो गया. इफ मुझे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज वहां पे कर लेंगे. आई गेस यहां तक आपको समझ में आया है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या थी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये सारे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिए. अब एक और बात, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेशन ऑफ v dt भी लिखते हैं, वेयर v इज व्हाट? वेलोसिटी. ओके, कहां से कहां तक? इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में. ओके, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी. v क्या है यहां पे? v है वेलोसिटी वेक्टर. ध्यान से समझना इसको. ये क्या है? v क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये भी मुझे आना चाहिए. ओके, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उस क्वेश्चन के थ्रू भी कर लेते हैं. चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कह दिया वेलोसिटी जो है आपकी 3t स्क्वायर आई कैप है प्लस 2t j कैप है माइनस 3 k कैप है. मैंने आपको ऐसा लिख दिया. मैंने कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड. मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड. ओके, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकेंड में. तो मुझे ऑब्वियसली देखो वेलोसिटी वेक्टर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, ऑब्वियसली मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई विल राइट वेलोसिटी वेक्टर मींस 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप प्लस 3, सॉरी यहां पे -3 है, -3 k कैप. ओके, dt फ्रॉम इनिशियल टाइम इन 2 सेकेंड का मीनिंग क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे, इन 2 सेकेंड का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो मैंने 0 से 2 लिख दिया. इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 2. अब बेसिक इंटीग्रेशन हो गई ये हमारे लिए. अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, 3t स्क्वायर dt, देखो dt यहां से लिया है, आई कैप लिख दिया यहां पे. ओके, प्लस देखो यहां पे प्लस है, प्लस लिख दिया. यहां पे क्या लिख दूंगा? 2t dt j कैप, माइनस है, माइनस लिख दिया, ब्रैकेट में 3 dt और यहां पे k कैप. ओके, अब ध्यान से समझेंगे, यहां पे ये 3 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म यहां से हम लोग बाहर कर लेते थे. इसको यहां लिख देता हूं मैं, बाहर कर लिया.
यहां पे देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हम बाहर कर लिया। 3 कांस्टेंट है, 3 भी बाहर आ जाएगा। अब आगे चल के पढ़ेंगे आप या पढ़ चुकेंगे, वेक्टर में पढ़ चुकेंगे, ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप वेक्टर होते हैं ये यूनिट वेक्टर होते हैं और ये कांस्टेंट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर होते हैं, कांस्टेंट वेक्टर होते हैं। किसी भी वेक्टर को आप कांस्टेंट कब कहते हो? जब उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। आप जानते हैं आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 होती है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ऑब्वियसली आई कैप की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हुई। लाइकवाइज जे कैप एंड के कैप भी कांस्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने देखो इसको मैंने यहां से मैं ब्रैकेट ले लेता हूं। देखो आई कैप को मैंने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। वैसे मैंने जे कैप को भी इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, वैसे मैंने के कैप को भी इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। आई होप इतना समझ में आ गया। अब तो बहुत बच्चों वाली चीज बची हुई है। देखो क्या बचा हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट 3 यहां बाहर है। देखो टी स्क्वायर डी टी को क्या लिखते हैं आप? टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3 लिखते हैं एंड 3 कैंसिल हो जाता तो ये हो जाती टी क्यूब, मैंने लिख दिया टी क्यूब। ओके, इसको सॉल्व कर लिया आई कैप। फिर देखो +2 है, यहां पे क्या है टी डी टी है तो ये क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2, तो मैं लिखता टी स्क्वायर बाय 2। देखो 2 कैंसिल हो जाता तो क्या बचता टी स्क्वायर और ये क्या है जे कैप है। -3 dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है तो आप कहेंगे t k कैप। ओके, तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे लिमिट लगानी होती है, राइट? कहां से कहां तक लिमिट लगानी है? 0 से 2। तो मैं इन सब में 0 से 2 लिमिट लगा देता हूं। जब आपको लिमिट लगानी आती होगी तो आप t की जगह पहले अपर लिमिट लगा लेते, तो क्या हो जाता है 2⁻³ 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 लगा देते t की जगह 6 के कैप, ऐसा लिख दिया। फिर माइनस लिख देते और जहां जहां t है वहां पे 0 लिख लेते, तो 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, तो वो तो 0 ही हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता तो मैं क्या करता 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ओके, और इसे सॉल्व करता, ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हो जाती। यहां पे कभी कभी कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहां पे देखो -6 के कैप है तो कुछ बच्चे यहां पे माइनस लिख के यहां पे +6 का स्क्वायर कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, -6 मीन्स प्लस यहां रखना है और जो भी ये कोएफिशिएंट है के कैप का उसे अंदर रखना है, उसका स्क्वायर करना है आपको। इस तरह से मुझे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी निकल जाती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको डिस्प्लेसमेंट में ये सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आनी ही चाहिए। ओके, बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस को मैं d से सिंबलाइज करूंगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहीं पे रिवाइज करते चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। ओके, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इस डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो मीन्स डिस्टेंस का आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से आपकी काम चल जाएगी, राइट? सो डिस्टेंस के बारे में मुझे क्या जानना है अभी? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है? डिस्टेंस की एक्चुअल पाथ लेंथ, मीन्स पार्टिकल जो एक्चुअली पाथ में चला है, जिस एक्चुअल पाथ पे चला है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसी को आप कहेंगे डिस्टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्ट्रास्ट के लिए एक एग्जाम्पल बना देता हूं। यहां पे मान लो पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट की, 3 मीटर इधर चली, फिर 4 मीटर इधर चली, राइट? ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई। मैंने आपसे पूछा कि बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो आप पूरा काउंट कर लो। सर ये 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर। तो यहां पे आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस क्या है, तो कहते हैं 7 मीटर है। यहीं पे मैं पूछता आपसे, यहीं पे मैंने आपसे पूछता कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या करते कि सर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में मैं एरो ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, इस एरो की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी।
और ये तो बहुत ही फेमस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 मीटर 4 मीटर, पाइथागोरस लगाओ, ये क्या जाएगी 5 मीटर। तो आपसे इसमें पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहते कि उसकी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। ठीक है, अंडरस्टूड। द एक्चुअल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए ये पार्ट भी हमें समझ में आया। और डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव हो सकती है, ओके, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल इनिशियली यहां पे थी, इनिशियली यहां पे थी, मान लो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं 5,0, फाइनली यहां पे पहुंच गई, इसकी कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं 2,0। ओके, इनिशियल वहां है, फाइनल वहां पे है। ओके, मैंने पूछा इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या करते, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में एरो बना लेते, कहते यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, राइट। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना होता तो आप क्या लिखते, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करते तो ये क्या लिखते, 5i कैप माइनस ये क्या है 2i कैप, राइट। तो सॉरी गड़बड़ हो गया। फाइनल पोजीशन तो ये है ना, तो फाइनल पोजीशन क्या लिखते आप 2i कैप माइनस इनिशियल पोजीशन क्या लिखते 5i कैप, ये क्या हो जाती -3i कैप। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है? हाँ हो सकती है। ठीक है। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? कहेंगे नहीं सर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस पाथ की जो लेंथ है कितनी है 3 है, तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है, तो 3 मीटर किया है। डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल किया है, -3 मीटर किया है। ओके, एक और बात यहां पे समझ लेंगे, ये हमेशा ही आपको काम आएगा, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, वेक्टर कैन बी नेगेटिव लाइक दिस। ओके, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज -3i कैप। ओके, वेक्टर कैन बी नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। यहीं पे आपसे पूछा जाता है इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप लिखते 3 मीटर है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है -3i कैप है या -3 मीटर है। क्लियर है आपको? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। 3 इंपॉर्टेंट है, इसको तीनों को लिखिए आप। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। ओके, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ने के साथ डिक्रीज हो सकता है। एग्जाम्पल से लेते हैं यहां पे भी। चलिए, मान लीजिए मैंने पार्टिकल को कहा कि यहां से चलना स्टार्ट किया है, पार्टिकल ने यहां से यहां गया 7 मीटर इनिशियल पोजीशन थी, यहां से पार्टिकल ने टर्न ले लिया एक्चुअली उसी लाइन पर टर्न लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा बाजू बना लेता हूं, और ये फर्दर 3 मीटर इधर आया। ओके, 7 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर आया। फाइनल, मान लो इसे 1 बोल देता हूं, इसे 2 बोल देता हूं, इसे 3 बोल देता हूं। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझना आपको। 1 से 2 तक जाने में ये 7 मीटर चला, जैसे ही ये रास्ता पीछे की तरफ चलने लगा, क्या डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा? ध्यान समझेंगे। क्या 1 से 2 तक 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट थी, है ना? जैसे 2 से पीछे की तरफ आना शुरू हुआ तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होने लगा। एंड आपसे पूछा जाता है 1 और 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 7 मीटर है। 1 और 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ये 7 मीटर, ये 3 मीटर, ये क्या हो जाएगी 4 मीटर। ओके, ध्यान से देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता था, बढ़ता बढ़ता 7 मीटर तक गया, फिर कम होने लगा और फाइनली क्या होगी 4 मीटर हो गई। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, लिखते जाइएगा एक एक लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज बट डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। अब देखो डिस्टेंस निकालना होता मुझे, तो देखो ये 7 मीटर हुआ और बढ़ के कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 10 मीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप कहते कि 10 मीटर हो गई। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रह गया, 4 मीटर रह गया, और ये कम होके रहा। एक टाइम पे आप बोलते कि ये 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होके 4 मीटर पे पहुंच गया। तो यहां पे इस एग्जांपल में मैंने क्या पॉइंट रखने की कोशिश की है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कैन डिक्रीज बट डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। ओके, चलिए ये पॉइंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे मैंने लिखा है इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस मैं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ डायरेक्शन, है ना, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट रही, है ना, तो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट रही तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। बट अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, ये कांस्टेंट नहीं रहा, तो आप देखेंगे उस केस में डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाएगी। दोनों केस समझ में आ गया। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, है ना, तो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाएगी। एंड किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है। इन एनी केस, इन नो केस, ऐसे कह सकते हैं, नो पॉसिबल केसेस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, कभी नहीं हो सकता। सो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूं, आपसे पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है, राइट। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे है ना। तो मैं कंपैरेटिव बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं, अभी थोड़े थोड़े एग्जांपल लेता हूं और हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे और वहां पे देखना इफ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है ना, इफ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई तो वहां पे देखेंगे डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पहले एग्जांपल से। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है एंड फाइनल पोजीशन ये है। पार्टिकल यहां से यहां गया, लेट ये 5 मीटर की लेंथ है। मैं यहां पे पूछता कि बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है, तो कहते सर 5 मीटर ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी ट्रेवल हुई है, कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगा क्योंकि 1 और 2 के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये स्ट्रेट लाइन ही है। यस। अच्छा, एक और बात आप ये समझ जाओ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने बोला कांस्टेंट है कि नहीं है, तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने आना चाहिए, ऑलरेडी बाद में डिस्कस होगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मुझसे पूछा जाएगा तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है टेंजेंट टू पाथ। डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट टू पाथ। मान लो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो मान लो इधर 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट तो ये स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। तो इस केस में कहेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर राइट है। ओके, स्ट्रेट लाइन हुआ। तो मान लो कोई कर्व पाथ पे, मान लो सर्कल पे जा रही है, तो पूछा जाता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करते, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते, है ना। टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। अब देखो ये जा किधर रहा है, राइट में, तो आप टेंजेंट से राइट डायरेक्शन बोल देते कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंटली इधर है। पूछा जाएगा इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, किधर है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। और देखो राइट में जा रहा है तो इसलिए मैं राइट में डायरेक्शन बना लूंगा। ओके, आई होप आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी आ गई। सिंपल सा सेंटेंस है, टेंजेंट टू द पाथ, जिस पाथ पे जा रहा है उसका टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन पे जाएगा तो स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट हो जाती है, तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ओके, चलिए। तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल 1 से 2 तक जा रही है, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, कहेंगे नहीं सर,
इस केस में तो वेलोसिटी हमेशा ही राइट में रह गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई और मुझे दिख भी गया कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम है। यस, व्हेनेवर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल। मान लो मैंने ऐसे कहा पार्टिकल यहां से यहां गई और फिर वापस ऐसे आ गई। एक्चुअली उसी रास्ते पे वापस है, मैं थोड़ा बाजू में बना लेता हूं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। मैंने ये कह दिया ये 7 मीटर है एंड ये कह दिया मैंने कि 3 मीटर है। ओके, ये 3 मीटर है। मैंने आपसे इसमें पूछा कि बताओ इसमें डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप लिखते हैं सर ये 7n+3, 7 मीटर प्लस 3 मीटर। आप कह देते कि सर ये 10 मीटर हो गया डिस्टेंस। पाथ मैंने दिखा दिया। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या कहते हैं कि सर मैं ये करता हूं कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में एक एरो ड्रॉ कर लेता हूं और इस एरो की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब देखो यहां से यहां तक 7 है, ये 3 है, तो इस एरो की लेंथ क्या होगी 4 मीटर। तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर हो गई। ओके, तो इस केस में मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों निकाल लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे डिस्टेंस है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। ऑब्वियसली डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं 100% श्योर हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई होगी। यस, हुई है। देखो इस पॉइंट से पहले वेलोसिटी किधर थी, राइट में थी, और इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, लेफ्ट में हो गई, राइट। यस, व्हेनेवर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहां पे मैंने कहा कि ये इनिशियल पोजीशन था, 3 मीटर ऐसा गया, 4 मीटर फिर वैसा गया, ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई। ओके, अब मैंने पूछा बताओ डिस्टेंस कितनी है। इस केस में कहते हैं सर डिस्टेंस जो है 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पूछता तो आप कहते सर डिस्प्लेसमेंट आपने बताया है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है इनिशियल एंड फाइनल के बीच में। ये आपने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एरो ड्रॉ कर लो, वही होगी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एरो की लेंथ। ये देखो 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये क्या हो जाता 5 मीटर। यस, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई 5 मीटर। इस केस में भी हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड मुझे आई 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आई 5 मीटर। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस व्हाट, इट मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मस्ट हैव चेंज्ड। ओके, देखिए हाँ हो रहा है क्या। यस, यहाँ पे देखिए राइट साइड में जा रहा था, यहां से यहां तक राइट डायरेक्शन में जा रहा था और इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जाने लगा। Isn't it direction of velocity has been changed? Yes, it has been changed. Obviously, distance will be greater than magnitude of displacement in this case. Okay. Let मैंने ऐसा कर दिया, मान लो एक सेमी सर्कुलर पाथ बना दिया। मैंने कहा इस पाथ पे पार्टिकल 1 से 2 तक गई है। इस सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है r है। मैंने पूछा इस केस में बताइए डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहते हैं सर इस केस में जो डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी, राइट, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ। और हम लोग जानते हैं हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस विल बी पाई आर। यस, मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू होगी पाई आर। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बता दो, तो कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपने बताया था कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में एरो ड्रॉ कर लो। ओके, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और इस एरो की जो लेंथ होती है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो इस एरो की लेंथ क्या हो जाएगी, isn't it this is the diameter? Yes, it will be 2r। आप जानते हैं पाई की वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से फिर से ज्यादा आ गया। यस, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुई होगी। क्या हुई है, हाँ, इस केस में तो हर एक इंस्टेंट पे हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसा, यहाँ पे ऐसा। देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कीप चेंजिंग इन दिस केस। ओके, तो आई होप मैंने जो वो पॉइंट बोलने की कोशिश की थी कि कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होती है, और जब जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी। और ऐसा कोई भी केस नहीं होता है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ओके,
आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, उस एग्जाम्पल लेने से पहले मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी dt। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी dt, v mod means magnitude of velocity. Velocity vector is different thing, magnitude of velocity is completely different thing. Both may be equal, may not be equal. And later on हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे डिस्टेंस के, देखना वहां पे मैं इस बात को एम्फेसाइज करूंगा। ओके, अभी सिर्फ आप इसको रख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी dt। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता था, एरिया अंडर this versus this curve. Okay, we can say that what is distance? Distance will be area under मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। ओके, अच्छा मान लो मैंने ऐसा केस कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको आएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, उसमें देखेंगे ये वही केस आता रहेगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैंने ऐसा नहीं कहा वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है चलेगा अपने को, है ना। मैंने सिर्फ कहा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये है, ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो v आ जाएगा, v का मैग्नीट्यूड जो है बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाता, t, और लिमिट लगा देते तो t2 माइनस t1 हो जाता। ओके, आई होप इससे ये कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, लिमिट लगाते तो आप कहते हैं t2 माइनस t1। तो डिस्टेंस क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। और इसको भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के क्वेश्चन भर भर के आते हैं हम लोगों को। ओके, अब हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत फेमस है, हर एक ऑलमोस्ट जितनी भी अच्छी बुक है उसमें मेंशन होता है, और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी मेंशन होता है। सपोज देयर इज ए सर्कल, ओके, इसकी रेडियस r है एंड पार्टिकल पॉइंट 1 से चल के 2 तक आती है, और सेंटर पे ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, पार्टिकल 1 से 2 तक आती है। तो मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है डिस्टेंस और फिर निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो 1 से 2 तक आ रहा है तो एक्चुअल पाथ लेंथ मीन्स आर्क लेंथ हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल हो गया, एक्चुअल पाथ लेंथ मीन्स आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है, रेडियस इंटू एंगल, तो लिख देंगे थीटा इंटू आर, ये हमारा आंसर हो जाता डिस्टेंस का। वेरी सिंपल है ना। आर्क लेंथ क्या होती है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इंटू रेडियस, वेरी सिंपल। तो डिस्टेंस तो हमारा निकल गया। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बीच में जो आप एरो ड्रॉ करोगे, एरो ड्रॉ किया, इसकी जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, राइट। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द लेंथ ऑफ दिस एरो। अब आप इस एरो की लेंथ निकालने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होती, इजंट इट, ये पॉइंट इनिशियल है, तो इधर मैं एरो ड्रॉ कर लेता इसे ओरिजिन मान के, तो ये हो जाती इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होती है, ये मान लो पॉइंट है, ये ओरिजिन मान लिया, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाती r2 माइनस, और ये क्या हो जाता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ आपको याद है मैं स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिख दिया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर माइनस 2 r2 r1 cos थीटा। इसमें r2 r1 क्या होता था, पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती थी, थीटा क्या होता था, पोजीशन वेक्टर जो है इनिशियल और फाइनल उसके बीच का एंगल। यहाँ पे देखेंगे r1 वेक्टर ऐसा है, r2 वेक्टर ऐसा है, दोनों की टेल यहाँ पे मिल रही है, और एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए हम लोग एक देखते थे कि दोनों की टेल मिलनी चाहिए और उन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल। ऑब्वियसली दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन r2 एंड r1। यहाँ पे r1 की मैग्नीट्यूड क्या है, रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस। r2 की मैग्नीट्यूड क्या है, सर्कल का रेडियस है, बिल्कुल। तो r2 की जगह ये r2 क्या रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूले में, r2 मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर विच इज r। ओके, r1 क्या रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूला में, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर विच इज ऑल्सो r। ओके, माइनस 2 r इंटू r मीन्स r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गई 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। यहां पे देखिए 2r स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हैं, अंदर में क्या बच जाएगा 1 माइनस
2r² को कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाती है 2r² इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो ये देख के मैं लिख सकता हूँ इट इज 2r साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, राइट। और इसकी वैल्यू आप क्या लिखते हैं? अच्छा, एक चीज मैथमेटिकली मैं बोल देता हूं, वो हमेशा आप याद रखेंगे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स होती है मैथमेटिकली। तो मैं इसका अंडर रूट, देखो इसके स्क्वायर का अंडर रूट है, तो मुझे बेसिकली लिखना क्या चाहिए? अंडर रूट 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, ये लिख दिया। बट आप जानते हैं कि मान लो कोई पॉजिटिव नंबर मॉड के अंदर में रहा, उसको 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इफ ये पॉजिटिव होगा तो मैं इसको डायरेक्ट 2r साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, राइट। क्या ये पॉजिटिव है? तो मैं देखता हूं r क्या है, रेडियस है, पॉजिटिव है। साइन थीटा बाई 2, आप देखिए थीटा एक्यूट एंगल है, ओके, एंड उसका अपॉन 2 ऑब्वियसली वो भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली साइन ऑफ एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 2r साइन थीटा बाय 2। ध्यान से, कभी कभी बच्चे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं बिना इस एनालिसिस को किए हुए, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, एनीवे ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, ऑब्वियसली क्या आनी चाहिए? वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में तो आपने थीटा एक्यूट दिखाया ना, मान लो थीटा मैंने बहुत बड़ा ले लिया तो याद करेंगे किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा हो नहीं सकता। किसी भी वेक्टर के बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब उसका अपॉन 2 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो जो एंगल होगा उसका अपॉन 2 आप क्या कहेंगे? 90 से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये जो थीटा बाई 2 होगा वो 90 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन ऑफ थीटा बाई 2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट्स व्हाई आल्सो वी कैन राइट डायरेक्ट लाइक दिस। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, ये एग्जांपल लिया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो भी लगभग सारे बुक में मेंशन होता है। ओके, तो उसको करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फेमस, बहुत सारे अच्छे बुक में मिल जाएंगे, कोचिंग मटेरियल में मिल जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पूरी लैंग्वेज को। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बोर्ड के बाहर ये जेड एक्सिस आ रहा है बाहर की तरफ। तो कैसे पाथ को समझाया गया, पूरी लैंग्वेज लिखी होती है क्वेश्चन में कि पार्टिकल ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करता है एंड एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन मीन्स हमारा जो बोर्ड हुआ वही एक्स वाई प्लेन हो गया, इसमें एक सेमी सर्कल बनाता है, ओके, जिसकी रेडियस आर होती है और ए पे पहुंचता है। इसके बाद ये परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ चलना स्टार्ट करता है फॉर आर डिस्टेंस विच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए, पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू जेड एक्सिस फॉर अ लेंथ ऑफ आर। ओके, फिर आर तक ऐसा चला। ओके, फिर इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ये फर्दर 2r डिस्टेंस, ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस ऊपर गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस ऊपर गया। ओके, क्लियर है आपको? तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है पार्टिकल ने इस पूरे पाथ में एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है हमारा इस क्वेश्चन में। देखिए यहां से यहां तक सेमी सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस आर है, तो ऑब्वियसली हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी? पाई आर। तो मैं लिख देता पाई आर। फिर यहां से आर चला है, फिर 2r चला है, तो मैं लिखता प्लस आर प्लस 2r। तो ये हो जाती r इंटू 3 प्लस पाई, है ना, r इंटू 3 प्लस पाई। तो डिस्टेंस तो सॉल्व हो गया। डिस्प्लेसमेंट अब यहां पे ध्यान से समझेंगे, जब भी ऐसे 3D क्वेश्चन आ जाएंगे तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने सीखा क्या था? ऑरिजिन को सी से मिला लो। अच्छा, आप वो 3D में सोचिए, वो जो एरो आएगा 3D में उसकी लेंथ निकालना सिंपल ज्योमेट्री से अच्छी नहीं होती है। इसलिए तो वेक्टर आया ही इसलिए है कि जहां पे हम लोग 3D में चले जाते हैं तो वेक्टर ऑलवेज हेल्प्स यू। ओके, तो हम लोग वेक्टोरियली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं O से A तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। इसको 3 टुकड़े में बांट लेते हैं। O से A की डिस्प्लेसमेंट प्लस A से B की डिस्प्लेसमेंट प्लस B से C का डिस्प्लेसमेंट।
ओके, और तीनों वेक्टर को ऐड कर लेंगे तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए O से A तक जो डिस्प्लेसमेंट होती वो इजंट इट ये होती। ओके ओके, तो मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो मैं O से A तक की डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, ये लेंथ कितनी आती 2r, और वो किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के लॉन्ग है, तो आप उस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते 2r i कैप, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है। ओके, फिर ये जो r है वो z एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ऐसा। ओके, तो उसकी मैग्नीट्यूड r है और उसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग z एक्सिस, तो उसे आप क्या लिख लेते प्लस r k कैप, सिंपल है ना, r k कैप। फिर ये देखिए 2r जो था ये r ऐसा चला, फिर इसके बाद वो 2r ऊपर की तरफ चला, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, मींस उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की 2r, और वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसे आप क्या लिखते प्लस 2r j कैप। ओके, ये थोड़ी थोड़ी वेक्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो मेरा जो आया डिस्प्लेसमेंट वो आई 2r i कैप प्लस 2r j कैप प्लस r k कैप। मुझे तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या लिखते अंडर रूट आई कैप के बाजू में जो लिखा है उसका स्क्वायर मीन्स 2r का स्क्वायर, प्लस जे कैप के बाजू में जो लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस के कैप के बाजू में जो लिखा है उसका स्क्वायर। तो देखो 4 + 4 8 + 1 9 का स्क्वायर मीन्स ये हो जाती 3r। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती 3r, तो मैंने लिख दिया भाई 3r। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। और इसमें भी देखिए वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज की है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो ये 3r से तो बड़ा है ना। ओके, तो डिस्टेंस इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। आई होप आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग आ गई होगी इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद। अब हम लोग इसके बाद वेलोसिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, वेलोसिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो का जो आपने कंटेंट देखा उसके नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। ओके, और 1-2 बार रिवीजन के बाद फिर रिलेवेंट न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए। ओके, और मैं SC वर्मा खुद से सॉल्व करूँगा बिल्कुल चैप्टर के एंडिंग में। ओके, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लीजिए, फिर आप उसको डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जितने भी बुक के अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं लूँगा ही। ओके, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और जितने भी कोचिंग के मटेरियल होते हैं उनमें जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करता रहूँगा, तो उसका भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जो भी फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं आप जिनको जानते हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर लीजिए। ओके, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।